Hello students, today we are going to start principle of conservation of linear momentum. Last time हमने थर्ड लॉ में सीखा था इम्पल्स क्या चीज़ है, नेट इफेक्ट कैसे देता है। आज उसी के बिहाफ पे थोड़ा और उसी एप्लीकेशन को यूज करके हम डिस्कस करेंगे कि एक अगर आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर अगर बहुत सारी बॉडी हैं वो अगर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं तो उनका मोमेंटम तो चेंज होगा, लेकिन उन सब का जो नेट मोमेंटम है जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल देयर आर टू बॉडी, दिस इज ए, दिस इज बी। अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगा सकती है और ये इसके ऊपर फोर्स लगा सकती है, इन दोनों के ऊपर ना तो कोई और फोर्स लगा सकता है और ना ये किसी और के ऊपर फोर्स लगा सकती है, सिर्फ इनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है। तो फिर ये क्या है, हमारी तरफ से ये एक दोनों अलग कॉर्नर में पड़ी है, हम क्या बोलेंगे, दीज आर इन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि वो उसको हम ऐसा नहीं मानेंगे कि वो किसी डब्बे में बंद है। आइसोलेटेड का मतलब है कि जिसको आपने आइसोलेटेड सिस्टम में मान लिया तो उसके बाद वो किसी और चीज के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, ना तो कोई और चीज उसके ऊपर फोर्स लगाएगी ना ये किसी और चीज के ऊपर लगाएगा। तो ये दो बॉडी मानी मैंने, तीन चार कितनी भी मान सकता हूं मैं। आइसोलेटेड सिस्टम में उनको मैंने मानने का मतलब मान लिया 5 बॉडी हैं, तो वो एक दूसरे में कुछ भी कर सकती हैं, फोर्स लगा भी सकती हैं, कोई एक दूसरी पे लगाए या दूसरी एक वाली पे लगाए, लेकिन कोई एक्सटर्नल बॉडी उनके साथ कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। देन वी विल से देम इन द आइसोलेटेड सिस्टम। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और ये सिस्टम कौन सा होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम। टोटल लीनियर मोमेंटम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम विल बी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जितना पहले है उतना बाद में। इसके अंदर में ठीक है, हो सकता है एक का पहले मान लिया कुछ था, बाद में इसका कुछ और है। इनिशियली इनका मान लिया इसका 2 था, इसका 3 था, लेकिन बाद में हो सकता है कि इसका 4 हो जाए, इसका 1 हो जाए। लेकिन नेट जो मोमेंटम है, ये लीनियर मोमेंटम पहले भी 5 था और अब भी 5 है, इसका ये मतलब है। तो इसको अब कैसे प्रूफ करेंगे, कहां से आया ये, उसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में देखते हैं। मान लिया दिस इज बॉडी ए और इसका जो मोमेंटम है पहले इनिशियली मान लिया ये पी ए है, और बाद में जब इसके ऊपर फोर्स लगा, मान लिया इसके ऊपर जो फोर्स बी ने लगाया ये ऐसे लगाया, और इसके ऊपर जो फोर्स लगा मान लिया वो है फोर्स ऑन ए। जिसके ऊपर फोर्स लगता है उसको पहले लिखते हैं, ड्यू टू बी जो लगाने वाला होता है उसको बी बाद में लिखते हैं। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इसको हम ऐसे लिखेंगे, और ये जो ए बॉडी बी के ऊपर लगाएगी मान लिया वो ये लगाती है, तो दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू फोर्स ऑन ए, सॉरी फोर्स ऑन बी ड्यू टू बॉडी ए, तो ये लगाती है। अब हम मानते हैं कि इस बॉडी का, ए बॉडी का इनिशियल मोमेंटम जो था पी ए था और इसका फाइनल मोमेंटम जो है पी ए डैश है। इसी तरीके से मान लिया इसका जो मोमेंटम है पी बी जो है ये इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम जो है पी बी डैश है। तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल मोमेंटम मान लिया दिस इज पी टोटल, जितना इनिशियल है उतना ही टोटल मोमेंटम होना चाहिए फाइनल पे इस पूरे सिस्टम का। और सिस्टम में 2 ही बॉडी है, तो इनिशियली दोनों का मोमेंटम कितना है, पी ए प्लस पी बी है, तो पी ए प्लस पी बी
मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैं एरो लगा रहा हूं। तो इनिशियली तो दोनों का मिला के मोमेंटम इतना है, फाइनल कितना है पी ए डैश प्लस पी बी डैश। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये आया कहां से, इसको प्रूफ करना है। अब अगर ऐसे प्रूफ करना आ जाए कि प्रूफ, पहले ये पूछेगा आपसे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आप ये करके दिखा दो और इतना यहाँ तक। फिर आपसे अगर ये पूछता है कि हाउ यू विल प्रूफ दैट प्रिंसिपल ऑफ टोटल मोमेंटम इज रिमेन्स कांस्टेंट या प्रूफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इसको प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे, ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है, ए बॉडी के ऊपर फोर्स जो लगा बी की वजह से, मान लिया टाइम टी के लिए लगा, और उसी टाइम में ये इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगी। अब हमें क्या पता है अकॉर्डिंग टू इंपल्स, इंपल्स की डेफिनेशन से हमें क्या पता है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इनटू टाइम टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगा टाइम टी में, तो इससे इंपल्स का प्रिंसिपल क्या बोलता है, फोर्स इनटू टाइम टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ए पे लगा ना फोर्स, तो ए का ही प्रिंसिपल मोमेंट सॉरी लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। तो ए का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, पहले इतना था बाद में इतना था, तो चेंज इन मोमेंटम को क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो पी ए डैश माइनस पी ए, तो ये इंपल्स से आया। ऐसे ही इसके ऊपर जो फोर्स लगा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये भी टाइम टी के लिए ही लगा। इस टाइम में इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, इसका मोमेंटम इनिशियली पी बी था, फाइनली पी बी डैश हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो पी बी डैश माइनस पी बी, ये मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए सब पे एरो लगा देते हैं जो जो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इंपल्स के प्रिंसिपल से हमें ये पता चल गया। अब हमें एक बात पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही मैग्नीट्यूड वाइज ये फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस का एफ ए बी ए। ठीक है, यहां से एफ ए बी की वैल्यू निकाल लो, एफ बी ए की वैल्यू निकाल लो, दोनों को बराबर रख दो और आगे माइनस लगा दो। तो यहां से एफ ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी डैश ए पी ए डिवाइडेड बाई टाइम टी, एफ बी ए डिवाइडेड बाई टाइम टी। तो इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं, एफ ए बी पी डैश ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई टाइम टी, एफ बी ए पी डैश बी माइनस पी बी डिवाइडेड बाई टाइम टी, और इसके आगे माइनस लगा दो। अब टाइम की वैल्यू तो दोनों में सेम है, ये इक्वल का निशान है और ये ऊपर माइनस है, तो टाइम की वैल्यू तो दोनों में सेम है, तो टाइम तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस पी ए, और इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, पी डैश बी माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस बाहर। अब क्या करते हैं, इस पी डैश बी को जो नेगेटिव वाला इसको इधर ले आते हैं, और ये पी ए जो नेगेटिव वाला ये उधर चला जाता है। तो पी डैश ए प्लस पी डैश बी इज इक्वल टू, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, ओके, इसको उधर ले जाते हैं, पी बी प्लस पी ए। अब ये क्या चीज है, ये P डैश ए P डैश बी क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बी। तो इसका मतलब टोटल फाइनल मोमेंटम दोनों का इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम दोनों का। तो टोटल जो फाइनल मोमेंटम है वो भी सेम है किसके, टोटल इनिशियल मोमेंटम के। तो ये क्या प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आज के बाद हम इसको क्या कह सकते हैं कि अगर दो बॉडी है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है मान लिया,
तो दोनों का जो मोमेंटम का जो चेंज होना है, जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। दोनों का मोमेंटम मिला के जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। और इसके ब्याह पे बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी इजी हो गई। जैसे मैं आपको एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम बताता हूँ। मान लिया दिस इज ए गन, ड्राइंग तो मेरी ऐसी है, सॉरी, और इसके अंदर बुलेट है। अब मान लिया ये जो बुलेट है इसके अंदर, उसका मास जो है m1 है। इनिशियली ये रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी 0, और ये जो बुलेट है, सॉरी ये जो राइफल है या गन है, मान लिया इसका मास जो है m2 है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है मान लिया v1 डैश वो 0। अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी जब ये चलेगी, ये बुलेट जब चल जाएगी तो ये गन क्या करेगी, बुलेट के ऊपर फोर्स लगाएगी, तभी तो ये चलेगी ना। तो इसके ऊपर जो फोर्स जब ये चलेगी, मान लिया इसकी वेलोसिटी जो है v1, इसको v2 ले ले, क्या लूँ मैं इसको तो मैं ले लेता हूँ v1 डैश, और इसको ले लेता हूँ v1 डबल डैश। हाँ ठीक है। अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी जब ये चलेगी, चलने के बाद मान लिया v1 है, और इसकी जो वेलोसिटी है गन की, अब आप पूछोगे गन की कहाँ से वेलोसिटी आ गई। आप जब भी देखना, जब भी हम किसी गन से फायर करते हैं, बुलेट फायर करते हैं, तो वो गन पीछे की तरफ झटका मारती है, शॉक मारती है, तो इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी, मान लिया वो है v2। मैं ये v1 और v2 लेना चाहता था, इसलिए मैंने ये v1 डैश और v1 डबल डैश लेके दिखाए हैं, जो कि 0 होंगे, इनका कोई यूज नहीं है, इसलिए मैंने ये ऐसे थोड़े अटपटे लिए हैं। और v1 और v2 हमारे यूज के हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिया। तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी किसकी है, बुलेट की, और ये चलने के बाद फाइनल वेलोसिटी किसकी है, गन की। अब इनिशियल मोमेंटम दोनों का कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम मतलब P ऑफ गन प्लस P ऑफ बुलेट, इनिशियल लेना है। तो मास तो दोनों सिचुएशन में सेम ही है, तो इसका m1 v1 डैश, m1 v1 डैश प्लस m2 v1 डबल डैश, तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। इनिशियली दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब फाइनल मोमेंटम भी दोनों का निकालो और वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर रख दो, देखते हैं वहां से क्या आता है। फाइनल मोमेंटम ये आता है, इसका मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। यहां से v2 की वैल्यू निकालना अगर हम चाहते हैं, तो ये m1 v1 पहले तो उधर चला जाएगा, m1 v1 डिवाइडेड बाई m2। अब यहां से क्या प्रूफ होता है कि अगर हम इस गन से बुलेट फायर करते हैं, बुलेट आगे जाएगी और ये गन जो है पीछे जाएगी। क्यों जाएगी, देखो नेगेटिव आ गया, इन दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट होगी। वेरी गुड। एक बात तो आज के बाद हमें ये पता चल गई, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने से पता चली कि ये जितना आगे जाएगी ये भी पीछे जाएगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। दूसरी एक और इससे भी अच्छी बात जो पता चली, जिसने मदद की अच्छी अच्छी गन या राइफल बनाने में, यहां से देख के पता चलता है हमें कि ये जो वेलोसिटी ऑफ गन है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गन। इसका मतलब क्या है, जितना मास ज्यादा होगा उतना ही वेलोसिटी कम होगी गन की। इसका और अच्छे से मतलब क्या है कि जितनी भारी राइफल होगी, जितनी भारी गन होगी, उसकी वेलोसिटी पीछे जाने की, पीछे जो झटका मारने की वेलोसिटी वो उतनी ही कम होगी। इसका मतलब जितनी हैवी गन होगी वो उतना ही कम पीछे जर्क मारेगी। इससे ये प्रूफ होता है। तो गन शुड बी हैवी। तो हम एक और इसको क्या कर सकते हैं, मान लिया दिस इज ए गन, इसमें से राइफल में से मान लिया
आपको बुलेट छोड़नी है, हम इसके ऊपर अगर शोल्डर से ऐसे टच कर लेंगे तो हमारी बॉडी और गन की बॉडी एक बॉडी जैसी बन जाएगी, तो इसका नेट वेट जो है, नेट मास जो है बढ़ जाएगा, तो ये कम झटका मारेगी। तो आप कभी मूवी वगैरह में कभी भी देखते हो आर्मी के ये जवान जो होते हैं वो अपने शोल्डर पे उसको जोर से टाइटली इसको पकड़ के रखते हैं, उसका यही वजह होती है कि नेट मास ऑफ गन जो है वो बढ़ जाए, इसकी वजह से वो पीछे की तरफ कम जोर लगाती है। और ये जो नेगेटिव डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी होती है, इसका एक नाम है रिकॉइल वेलोसिटी या रिकॉइल ऑफ गन। तो इसका एक ये टेक्निकल नाम है। रिकॉइलिंग ऑफ गन का क्या मतलब हो गया? रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी जो गन की है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुलेट। अब एक और चीज, इसी चीज को और अगर कहीं पे यूज करना हो, मान लिया ये एक्चुअल में एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप का एक क्वेश्चन है, और इसमें मान लिया ये बुलेट जो है इसका मास जो है मान लिया 50 ग्राम है, और ये बुलेट जो चल सकती है इसकी वेलोसिटी जो मान लिया 150 मीटर पर सेकंड है। यहाँ सामने एक टाइगर है, ये टाइगर मेरे को ड्राइंग नहीं बनानी आती, आप जैसा बना सकते हो बना लेना, ठीक है, शायद अच्छा बन गया। एक यहाँ पे हंटर है, शिकारी है, वो चाहता है ये जो टाइगर है जिसका मास मान लिया 60 kg है, और इसकी स्पीड जो है वेलोसिटी वैसे 3600 किलोमीटर पर आवर, और ये इतनी ज्यादा होती है, इसकी मीटर पर सेकंड में मान लिया ये 10 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी पता नहीं, वेलोसिटी या मीटर पर सेकंड में इतनी होती है। अब ये चाहता है हंटर कि इस टाइगर को ये कहीं ऐसे रास्ते में कहीं पे इसको मार दे, इसके पास तक ना पहुंचे, मतलब ये यहां तक ना पहुंचे इसके पास। तो क्वेश्चन ये आता है, हाउ मैनी बुलेट शुड फायर बाय द हंटर पर सेकेंड, कितनी बुलेट छोड़नी चाहिए, कितनी बुलेट फायर करनी चाहिए हंटर को कि ये टाइगर जो है इस तक ना पहुंचे। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका नेट मोमेंटम इन सारी बुलेट्स का, जितनी बुलेट ये छोड़ेगा और इसका टाइगर का मोमेंटम, वो अगर जीरो हो जाए या इक्वल हो जाए एक का दूसरे से अपोजिट, तो अपने आप ही होगा, तो इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि ये टाइगर इसके पास नहीं पहुंचेगा, ये सेफ रहेगा। तो नेट मोमेंटम ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू नेट मोमेंटम ऑफ द टाइगर। नेट मोमेंट ऑफ बुलेट पर सेकेंड इज इक्वल टू नेट मोमेंटम ऑफ टाइगर पर सेकेंड। अब मान लेते हैं हम, लेट देयर आर n नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड बाय द हंटर पर सेकेंड, जो कि हमें निकालना है। एक बुलेट का कितना ज्यादा इसमें, सॉरी, एक बुलेट का कितना मोमेंटम होगा, एक बुलेट का मास इतना है, वेलोसिटी इतनी है, और अगर n नंबर ऑफ बुलेट है तो कितना हो जाएगा मोमेंटम, n इंटू m इंटू v, किसका, बुलेट का, और ये किसके बराबर होना चाहिए, मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि टाइगर तो एक ही है ना, यहाँ पे 1 या n से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मास ऑफ टाइगर इंटू वेलोसिटी ऑफ टाइगर। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। n तो हमें निकालना है, n एज इट इज। मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम बनाओ, ऑलवेज वर्क इन एसआई यूनिट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट 150 मीटर पर सेकंड, ऑलरेडी इन एसआई यूनिट। मास ऑफ टाइगर 60 kg, वेलोसिटी ऑफ टाइगर 10 मीटर पर सेकंड। यहां से n की वैल्यू निकाल के देखते हैं, 60 इंटू 10 इंटू 1000
डिवाइडेड बाई 50 इंटू 150। ये 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, ये आ गया 80 बुलेट पर सेकंड। तो इसका मतलब अगर ये हंटर चाहता है कि ये टाइगर इसके पास तक ना आ पाए तो ये अपनी मशीन गन से कितनी बुलेट छोड़ेगा, 80 बुलेट छोड़ेगा पर सेकंड। तो ये सारी बुलेट मिलके 80 बुलेट एक सेकंड में जो जाएंगी इस टाइगर के मोमेंटम को जीरो कर देंगी, रोक देंगी। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके आप शिकार कर सकते हो। तो ये हमारा खत्म हो जाता है। इसमें सिर्फ एक चीज बची। अब हमने फोर्स के बारे में सब कुछ सीख लिया कि फोर्स कैसे कहीं पे अप्लाई होता है। अगर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल है तो भी उसमें हम इम्पल्स को लेके यूज कर सकते हैं। अब एक लास्ट चीज है, अगर कहीं पे 2-3 फोर्स एक साथ लगे हुए हैं, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ फोर्सेस हैं और एक ही पॉइंट पे लगे हुए हैं, तो उसका आपको इक्विलिब्रियम अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो इक्विलिब्रियम के बारे में लामीज थ्योरम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं जब मैंने वेक्टर डिस्कशन किया था। तो अगर एक पॉइंट पे बहुत सारे फोर्स लगे, मान लिया दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3, दिस इज F4, जरूरी नहीं है सारे इनवर्ड ही लगे, आउटवर्ड कुछ भी लग सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, पहले तो इन सारे फोर्सेस को बोलेंगे क्या, इनको बोलते हैं कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्स का क्या डेफिनेशन क्या है, कंकरेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, उनको हम कंकरेंट फोर्स बोलते हैं। ये सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कब होंगे, तो इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है, इन सब का वेक्टर सम जो है, समेशन ऑफ वेक्टर आप सीख चुके हो। तो ये कितने भी हो सकते हैं, मान लिया n नंबर भी हैं, इन सब का वेक्टर सम अगर 0 आ जाता है तो फिर ये इक्विलिब्रियम में होंगे। समेशन निकालना अगर किसी को नहीं आता, मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले एक वेक्टर बनाओ, दिस इज F1, जितना ये लंबा है उतना ही लंबा बनाओ, जिस डायरेक्शन में ये उसी डायरेक्शन में बनाओ, जहाँ पे ये खत्म हो जाए उसके बाद दूसरा सेकंड F2 है, ये इधर, ये इस डायरेक्शन में गया तो मैंने भी इसी डायरेक्शन में बनाया, जितना लंबा था उतना ही लंबा बनाया। F3 ये ऐसा है, F4 कैसा है, उधर जा रहा है तो ये ऐसे गया। तो ये इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब ये घूम के वापिस अगर फाइनल का जो हेड पॉइंट है वो फर्स्ट के टेल से मिल जाए तो ये इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उनका नेट रिजल्टेंट जो उस सिचुएशन में 0 हो जाएगा। और अगर ये कहीं दूर दूर है लास्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इनिशियल के टेल से लास्ट के हेड पे मिला देते हैं, दिस इज रिजल्टेंट। तो ये 0 तभी हो सकता है जब ये लास्ट का हेड फर्स्ट के टेल से मिल जाता, तो वहां पे उसका रिजल्टेंट 0 हो जाता। तो कंकरेंट फोर्सेस आर दोस फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट व्हेन दे विल बी इन इक्विलिब्रियम, व्हेन देयर नेट रिजल्टेंट या वेक्टर सम विल बी इक्वल टू 0, देन दे विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। कल से हम शुरू करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन फोर्स क्या चीज है, वो कैसे एक्ट करता है, उसके क्या क्या इफेक्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन में। तो टुमारो वी विल स्टडी दैट। थैंक यू।